गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ और इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने अर्लियर वीडियो में बताया था। अब इसके दूसरे प्रकार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इंट्रोगेटिव यानी किसी के बारे में इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछना। जब हम इस प्रोनाउन के थ्रू कोई भी प्रश्न पूछते हैं तब जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पर इसके WH वाले वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे हूँ, WHO हूँ, WHAT वॉट, WHOM वूम, WHOS मूव्स। तो ये WH फैमिली के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इस प्रोनाउन में। इसकी दो पहचान है, एक तो WH वाले वर्ड यूज़ होंगे, दूसरा सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो जहाँ पे भी ये प्रोनाउन होगा वहाँ पर आप पहचान देंगे। दो पहचान मैंने बता दी, WH वाले वर्ड यूज़ होंगे और क्वेश्चन के आखिरी स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जैसे हूँ ब्रोक दिस चेयर। तो यहाँ पे ये WHO हूँ जो है वो एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, WHAT व्हाट। ये जो व्हाट यूज़ हुआ है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। WHOM हूँ, डिड यू मीट ऑन द वे, तुमसे कौन मिला था रास्ते में। तो यहाँ पर WHOM वूम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। WHOS whose इज़ दैट पेन। फर्स्ट में WHO वाले वर्ड हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। WHO whom, what, whom, whose, ये जो है इसकी पहचान है। तो आई थिंक कि आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। इसमें भी WHO वाले वर्ड का यूज़ होता है, लेकिन इसमें फुल स्टॉप लगा रहता है। वो सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगा रहता है और ये सेंटेंस जो है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता। ये पहचान होती है। इसमें दो सेंटेंस को एक WHO वर्ड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, दो सेंटेंस को मिलाते हैं। जैसे दिस इज़ अ बॉय, ये एक अलग सेंटेंस है। हेल्प मी यस्टरडे, इन दोनों सेंटेंस को हमने हूँ के द्वारा मिलाया है। तो जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे बॉय के स्थान पे हमने हूँ का प्रयोग किया है और दो वाक्यों को जोड़ता है। ये दो वाक्यों को जोड़ा गया। दिस इज़ ए बॉय एक अलग वाक्य, हेल्प मी यस्टरडे अलग वाक्य। इन दोनों को एक सब्जेक्ट के एक वर्ड के थ्रू हमने जोड़ा है। ये वर्ड है WHO हूँ। तो वह रिलेटिव यानी रिलेशन बनाता है, यानी इन दोनों सेंटेंस के बीच में ये रिलेशन डेवलप कर रहा है ये WHO वाला वर्ड। तो इसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई थिंक कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में आप पर जो कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एक सिंगल सेंटेंस है, यहाँ पे दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है एक वर्ड के थ्रू WHO हूँ। दिस इज़ द बॉय हू हेल्प मी यस्टरडे, ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बॉय whom आई हेल्प यस्टरडे, ये वही लड़का जिसकी मैंने मदद की थी। दिस इज़ द बॉय एक अलग सेंटेंस है, आई हेल्प यस्टरडे
ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट किया गया है हूम वर्ड के द्वारा। दिस इज द बॉय whose father is a doctor। दिस इज ए बॉय अलग सेंटेंस है, फादर इज ए डॉक्टर अलग सेंटेंस। इन दोनों को कनेक्ट किया गया whose के द्वारा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें डिफरेंस क्लियर है। WHO वर्ड जो लगता है वो फर्स्ट में लगता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसमें भी WHO वर्ड लगता है लेकिन फर्स्ट में नहीं लगता। यहाँ सेंटेंस के फर्स्ट में लगा, यहाँ सेंटेंस के फर्स्ट में नहीं लगा। यहाँ दो सेंटेंस का कनेक्टर का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ये WHO वर्ड। तो आई थिंक इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में आपका जो डिफरेंस होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो WHO हूँ का प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन के रूप में, और WHO हूँ का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। WHO हूँ का प्रयोग पोजीशन के लिए, पोजीशन हमने बताया था ना, पोजीशन के साथ कोई वस्तु आती है तो विच का प्रयोग नॉमिनेटिव के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन में विच का प्रयोग नॉमिनेटिव के रूप में होता है और विच का प्रयोग जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है और हुज का प्रयोग पोजीशन के रूप में होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है या इंडिकेट करता है। जैसे हम ये इस सेंटेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं यानी इसकी ओर अपने पेन के थ्रू इंडिकेशन कर रहे हैं। तो दिस जब हम कह रहे हैं दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो यही इशारे के लिए जो हम दिस का यूज़ कर रहे हैं वही दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब कोई वस्तु पास होती तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, जब कोई वस्तु दूर होती तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। एक वस्तु जब हमारे पास होती, दिस और दैट के जो कन्फ्यूज़न होता है, दीज और दोस के जो कन्फ्यूज़न होता है उसको के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फिर भी मैं दिस दैट दीज दोस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, ये चार वर्ड होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। इनके कन्फ्यूज़न को थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जब हमारे पास कोई एक वस्तु होती है और वो हमारे पास होती है तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई एक वस्तु होती है और वो हमसे दूर होती है तो उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी वस्तु होती है और हमारे पास होती हैं तो उसके लिए दीज का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी वस्तु होती है और हमसे दूर होती है, हमको दूर से इशारा करना पड़ता है, तब हमको उसके लिए दोस्त का यूज़ करते हैं। इसका डिटेल में वीडियो मैंने डाल रखा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये चार वर्ड दीज, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। जहाँ पर भी ये आएगा आप लोग पहचान जाएंगे कि ये दिस, दैट, दीज, दोज जो है ये वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने बताया कि इन वाक्यों में दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग होता है और जो पेन स्कूल क्वेश्चन बुक की ओर संकेत कर रहा है। ये दिस जो संकेत कर रहा है वो पेन की ओर संकेत कर रहा है, दैट जो संकेत कर रहा है वो स्कूल की ओर संकेत कर रहा है, दीज जो संकेत कर रहा है वो क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन हैं उनकी ओर संकेत कर रहा है, दोज जो संकेत कर रहा है वो बुक्स की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सिंगल सिंगल हैं और ये चीज़ें सिंगुलर में है, सिंगुलर नंबर में है, और ये सब चीज़ें प्लूरल नंबर में हैं। तो आई थिंक आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने अगले प्रोनाउन में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत से व्यक्ति और वस्तु में से किसी एक वस्तुओं का बोध कराती है।
यानी जब बहुत सारे व्यक्ति और वस्तु हों, उनके बीच में हमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसा कि इसके डिटेल में मैंने लिखा है, जो प्रोनाउन बहुत से व्यक्ति और वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द ताज, मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसमें मैं केवल तुम्हें एक व्यक्ति को ही कह रही हूँ कि आप ताज को देखने जा सकते। ईच ऑफ यू, तुम में से जो प्रत्येक व्यक्ति है उनमें से केवल तुम, ठीक है। आइदर ऑफ द टू गर्ल, यानी दो गर्ल में कोई एक, वुड हैव ब्रोकन दिस प्लेट, दो व्यक्तियों में, दो लड़कियों में से किसी एक ने इस प्लेट को तोड़ा है। तो यहाँ बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें से हम एक तुमको इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, उनमें से एक के बारे में बता रहे, नहीं बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बताए वही ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। नाइदर ऑफ द टू बुक इज़ गुड, नाइदर ऑफ द टू बुक इज़ गुड। इन वाक्यों में ईच, आइदर, नाइदर किसी एक समय में अनेक वस्तु या व्यक्तियों में से एक या वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है। यानी ईच जो शब्द है, आइदर, नाइदर, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी एक का बोध कराती। तो इनके ये वर्ड याद कर दीजिए, इसके स्टार्टिंग में यही वर्ड होंगे तो आप ये पहचान जाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हम अगले प्रोनाउन के बारे में आ जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका मतलब ही होता है अनिश्चित, यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। जब कोई निश्चित संख्या किसी चीज़ की नहीं होती है तो हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जो प्रोनाउन किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि व्यक्ति वस्तु की संख्या या परिणाम के संबंध में अनिश्चित रूप से बोध कराती, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है, सर्टन चीज़ें नहीं, अनसर्टन है, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, तो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, यानी संख्या निश्चित नहीं, अनिश्चित संख्या। सम थिंक जॉन इज फॉरवर्ड, सम यानी कुछ, कुछ में कितनी संख्या है ये नहीं बताएगा। सम, फ्यू, मैनी, एनी, एनी, मैनी, सम, फ्यू, ये चार वर्ड होते हैं जिससे संख्या का हमें पता चले। फ्यू का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, ओनली माने केवल, के मैनी माने बहुत से, कितने। समथिंग जॉन इज कवर्ड, ओनली वेरी फ्यू, फ्यू यहाँ पे फ्यू, आर टू फ्रेंड्स, केवल कुछ ही जो होते हैं वो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। मैनी, मैनी यानी कुछ। ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो हाउ टू राइट एन एसे, मैनी यानी कुछ। कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, इन वाक्यों को पहचान लीजिए, इसमें ये वाक्य आएंगे, सम, फ्यू, मैनी, एनी, सम, फ्यू, मैनी, एनी, ये चार वाक्य होंगे तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता है। व्यक्ति की संख्या अनिश्चित रूप से बोध कराती है, यानी व्यक्ति या वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, अतः इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कोई संख्या का अंदाजा नहीं, कुछ हो सकते, बहुत हो सकते, थोड़े हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह है जो प्रकट करे कि
कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी और पर नहीं पड़ता है, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसी पर ही उसका प्रभाव पड़ता है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सी हर्ट, यहाँ पे हर्ट के साथ हर सेल्फ व्हेन सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, शी के साथ हर सेल्फ। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, वही जो है खुद के लिए जो कार्य कर रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। उसने अपने आप को हर्ट पहुंचा दिया कब? कटिंग करते, जब सब्जी की वो कटिंग कर रहा था। आई कवर्ड माई सेल्फ विथ आ ब्लैंकेट, मैंने खुद को, उसने स्वयं को। ही सेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। दैट ही मेड आ मिस्टेक, सी हरसेल्फ, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ। इन शब्दों का यूज़ होता है तब आप समझ जाए कि हरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ सब्जेक्ट के हिसाब से ही इनका यूज़ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रचना पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म माई, योर, हिम, हर में जो सेल्फ जोड़ के आवर, योर में, देम में सेल्व्स जोड़ कर की जाती है। जो वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का स्थान ग्रहण करते हैं, ये फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं होती है। जब सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम प्रत्यावर्तित होकर सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाती है। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होगा वही उससे ही मिलता जुलता ऑब्जेक्ट होगा। आई होगा तो माई के साथ माई सेल्फ जोड़ दिया जाएगा, यू होगा तो यू के साथ योर सेल्फ जोड़ दिया जाएगा, ही होगा तो ही हिम सेल्फ जोड़ दिया जाएगा, सी होगा तो हर सेल्फ जोड़ दिया जाएगा। और वह ये सेल्फ सिंगुलर में यूज़ होगा, सेल्व्स प्लूरल में यूज़ होगा। अगर दे होगा तो देम सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो एफ हटा के VES हम लगा देते हैं। अब एम्फाटिक प्रोनाउन, एम्फाटिक प्रोनाउन में जब कोई सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन या बीइंग पर एम्फासिस यानी बल दे के बात करता है तो इस भाव को प्रकट करने वाले जो प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, इसमें भी सेल्फ का यूज़ होता है। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ, वॉश माई क्लॉथ, मतलब इसमें काफ़ी जोर दे के, इसमें भी सेल्फ का यूज़ होता है लेकिन इसमें वर्ब के बाद ही सेल्फ लगता है। सी हर्ट हर सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब लगी है, फिर हर सेल्फ लगा है, सब्जेक्ट लगा है, वर्ब लगी है, फिर माई सेल्फ लगा। आई सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है ईडी वाली, फिर माई सेल्फ है। इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही सेल्फ का यूज़ हुआ है, यानी चीज़ों को जो है वो दृढ़ता प्रदान करने के लिए। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ, मैं स्वयं ही अपने कपड़े धोता हूँ। स्वयं यानी स्वयं पे बल दिया गया, इस वाक्य में बल दिया जाता है और इसमें ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में ही ऑब्जेक्ट आ जाता है। ही हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्यूचर। इन वाक्यों में माई सेल्फ, हिमसेल्फ शब्द वर्ब के एक्शन अथवा कर्ता होने के एम्फेसिस
होने के कारण एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई थिंक इसमें एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद हरसेल्फ है। इसमें चीज़ों को अपनी बात दृढ़तापूर्वक कहने के लिए इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही सर्ब का यूज़ किया गया है। आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ, ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज़ फ्यूचर। वह स्वयं ही जिम्मेदार है अपने फ्यूचर के लिए। यानी इसमें निश्चिंता है, इसमें निश्चिंता नहीं है। इसमें बात को दृढ़तापूर्वक कहा गया है। तो आगे के प्रोनाउन के लिए मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आगे मैं प्रोनाउन के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।